नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जिले में भले ही खनन बंद पड़ा हो, मगर उसके बावजूद भी अवैध खनन का काला कारोबार लगातार जारी है। हरिद्वार के सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन चलाए जा रहे हैं, मगर इस पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हरिद्वार जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि जनपद में फिलहाल किसी भी तरह के खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई है। खनन भंडारण की परमिशन विभाग द्वारा दी जाती है, मगर बिना परमिशन से खनन भंडारण करने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। नियमावली के अनुसार जो भंडारण की परमिशन दी जाती है उसे उचित मानकों के अनुसार दी जाती है। अगर उसके अलावा किसी से बिना परमिशन की या बिना कोई मानक पूरे किए अगर स्टॉक किया जा रहा है और उससे कोई परमिशन नहीं है, तो ऐसे स्टॉकों पे कार्रवाई की जाएगी। तो हम जरूर उसको चेक करवाएंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। के दौरान अगर उसको उपरांत भी करते हैं तो उस पर फिर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और सरकारी संपत्ति में अगर मैटर रखा गया तो जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट के उसमें कार्रवाई। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में नेशनल हाईवे और सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जबकि जिले भर में 6 पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन लगातार गड्ढों और पुलों की मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। हालांकि आए दिन हो रही बारिश मरम्मत के काम में बाधा भी बन रही है। प्रदेश भर के पुलों के लिए हुए सेफ्टी ऑडिट में हरिद्वार जिले के 6 पुल भी खतरनाक पाए गए हैं। इसमें सावधानी बरतते हुए हरिद्वार रुड़की के बीच सोलानी नदी के पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं अनेकी हेतमपुर पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल का कहना है कि क्षतिग्रस्त पुलों पर आवाजाही को लेकर सावधानी बरती जा रही है। वहीं सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम भी तेजी से कराया जा रहा है। उसमें देखिए बारिश हुई है तो गड्ढे भी होंगे, ऑब्वियस है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी भराएंगे। 6 पुल हैं हमारे, जिसमें एक आने की हेती वाला था, 84 पुल है आपका। सोलानी रिवर में जो पुल है मेन उनका है, तो सोलानी रिवर में तो हम लोगों ने एसएसपी को निर्देशित किया है हमने कि वहाँ पे भारी वाहन एक समय में एक ही चलते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाया। इसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे। फरियादियों ने अपने जमीन से जुड़ी समस्या को कमिश्नर के सामने रखा। वहीं कुछ महिलाओं ने कमिश्नर के समक्ष ब्याज से जुड़ा मामला रखा। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी इंटर्नशिप के दौरान भत्ता दिए जाने को लेकर कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जनता दरबार में कई सारी समस्याओं का कमिश्नर दीपक रावत ने समाधान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपक रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिला स्तर पर डीएम जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। ऐसे में वे अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाकर हर तरह की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लैंड फ्रॉड में कुछ कमी आई है। उनके द्वारा सभी रजिस्ट्रार को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जमीन खरीदने के दौरान जो भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। लैंड फ्रॉड की ओवरऑल संख्या देखी जाए तो इतना फ्रिक्वेंट नहीं है। अभी बीच में मैं सब रजिस्ट्रार के दफ्तर भी गया था, तो जो प्रारूप हमने बनाया है वहाँ पे लैंड खरीदने से पहले जो भर के देना है, तो इसको तो जो डीड राइटर्स है वो भर रहे हैं, भरवा उन्हीं के माध्यम से रहे हैं। लेकिन इसमें विकल्प उनके पास है, जो ज़मीन खरीदता है या बेचता है वो चाहे तो पटवारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, उनको जिसमें सहूलियत हो। तो वो गिरावट आई है। अभी पिछले हफ्ते भी एक लैंड फ्रॉड का मामला आया था, जहाँ पे पंजाब के कोई रहने वाले थे, उनकी ज़मीन पहले उन्होंने ख़रीदी थी, अब उस पर कब्ज़े में कोई और है। उसमें भी सेटलमेंट करके उनको 20 लाख के चेक
वापस दिलवाए गए थे। तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन क्योंकि प्लॉटिंग बहुत तेज़ी से हल्द्वानी में हुई है और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नदियां और बरसाती नाले अपने उफान पर हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नालों से दूर रहें और सफर के दौरान जल्दबाजी ना करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में बरसाती रास्किया नाले के तेज बहाव में फंसी एक कार के अंदर से जिंदगियों को बचाने का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आज सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की 2 बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। बरसाती नाले में कार अचानक से फंस गई। लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से ये सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया और फंसी 2 छात्राओं को यहां सुरक्षित निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश से इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर भारत में आई फ्लू का कहर थम नहीं रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। वहीं आई सर्जन ने बताया कि रोज आई फ्लू के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियातन बरतने की जरूरत है। साथ ही कहा कि ये वायरल है और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि वायरस ना फैले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी उबालकर ठंडा करें और आंख साफ करें। इसके साथ ही आई ड्रॉप का इस्तेमाल भी करें। तो लगातार आई फ्लू के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही डॉक्टर और आई सर्जन ने यहां लोगों को हिदायत दी है और कहा है कि अपने गंदे हाथों का इस्तेमाल से अपने मुंह को ना छुएं, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें और ताकि जो बीमारियां हैं वो आपको ना लगें, जो वायरस है वो आप तक ना पहुंच पाए। अभी हाल में ही ये काफी बढ़ गए हैं। जैसे कि हमारी ओपीडी जो है, जैसे आज टोटल अभी 64 मरीज आ चुके हैं टोटल, जिसमें से जो है बेटा गिनो, जैसे कल जो थे 15 मरीज, उससे पहले 34, ये कभी क्योंकि जिस दिन बारिश हुई थोड़ा मरीज कम आ जा रहे हैं, लेकिन आज जो है कितने बेटा 22, 64 में से 22 मरीज हमारे कंजक्टिवाइटिस के, इसको हम एपिडेमिक ही कहेंगे। राजधानी देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय देहरादून में अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 साल तक के उन बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो टीका लगवाने से छूट गए हैं। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया है
कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के 3 चरणों में से प्रथम चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर देहरादून में संचालित किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि जो भी बच्चे किसी वजह से यदि टीका लगने से छूट गए हैं तो उन बच्चों को इस विशेष अभियान में हम कवर कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा विशेष फोकस हमारा मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन पे है, क्योंकि इस साल भारत सरकार ने हम लोगों को मीजल्स और रूबेला बीमारी को एलिमिनेट करना है। तो मीजल्स रूबेला से जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उन सबको हम इस अभियान में कवर करने जा रहे हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन भिष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अग्निवीर योजना के खिलाफ हुई अहम बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान द्वाराहाट विधायक मदन भिष्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने इस दौरान कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी लीडर हटाए गए, तो फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 की चुनावी हार के बाद प्रदेश प्रभारी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हल्द्वानी क्षेत्र के राजपुरा स्थित निजी कार्यालय में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र जांच शिविर उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से लगाया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ बीजेपी नेता और संस्था के संस्थापक मनोज पाठक ने किया। हल्द्वानी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रकुलिया और उनकी टीम ने शिविर में अपना पूरा सहयोग दिया। वहीं शिविर में करीब 300 से ज्यादा लोगों ने नेत्र जांच कराई, जिसमें 20 से ज्यादा मोतियाबिंद मरीज पाए गए। सभी का इलाज निशुल्क उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से कराया जाएगा। मुझे कहना चाहिए जिन्होंने इतने शिविर लगाए हैं अब तक और इतने लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया है कि जिसकी गिनती ही नहीं है। हम चाहे कोटाबाग, गेबुआ, काला ढूंगी या आज राजपुरा शिव मंदिर के पास यहाँ श्री दिनेश रंधावा जी के कार्यालय में आज ये पूरा कैंप लगा है, तो पाठक जी ने आज तक इतनी सेवाएं दी हैं जितना मुझे कहना चाहिए कि जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने भी आज तक इतना काम नहीं किया है। और इतनी भीड़ आज यहाँ पे थी, इतने मुश्किल से हमने लोगों को संभाला है और काम इतना बेहतरीन हुआ है। एक चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आदमी लोग हैं, सबका इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट हुआ है, उनको दवाइयाँ दी गई हैं। फ्लू का कहर जारी है। राजपुरा जैसे क्षेत्र में ये आंखों का कैंप बहुत आवश्यक ही था। यहाँ के हमारे पूर्व पार्षद श्रीमान रंधावा जी, उनके आग्रह पर उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में इस कैंप को आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 350 लोगों अभी तक देखे जा चुके हैं। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर रखोलिया जी के माध्यम से पेशेंट देखे जा रहे हैं, उनकी टीम के माध्यम से। और सबसे बढ़िया बात यह है इस शिविर की कि इस शिविर में यहाँ की ओपीडी में जिसको चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी उनको चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा, और जहाँ पर ऑपरेशन की यदि किसी को आवश्यकता होगी तो उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां डीएम उदयराज सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। दरअसल चिकित्सालय रेफर केंद्र की लगातार शिकायतों की चर्चा सुनने को मिल रही थी, जिसे लेकर डीएम उदयराज सिंह ने आज निरीक्षण किया है। डीएम ने अस्पताल में व्यवस्था कैसी है इसका जायजा लिया, क्योंकि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या काफी है, बिजली की कोई परेशानी तो नहीं, इसलिए मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। आपको बता दें कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की यहां कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, जिसके लिए जल्द ही समाधान निकाला जाएगा और बाकी खामियों के लिए सीएमओ से बातचीत कर उसका समाधान भी किया जाएगा। निरीक्षण के बाद
तहसीलदार न्यायालय खतौनी, कंप्यूटर का रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही भारतीय खाद्य निगम कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो देखते हुए तो यह है कि मरीज यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। देखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड वगैरह ठीक है कि नहीं, दवाओं की उपलब्धता कैसी है। इसीलिए मैंने मरीजों से भी बात किया। तो डॉक्टर हैं, केवल एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट यहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बात करेंगे और सीएमएस साहब जो यहाँ के हैं अधीक्षक साहब, उनसे भी बात कर लिया है। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में भेजा गया है ब्लड का प्रोडक्ट्स, जिसमें है और प्लेटलेट्स जो होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेट है। सो ये टेस्ट ट्रायल है टू सी के जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो ठीक अवस्था में वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद फिर हम ये रेगुलर सर्विस करना शुरू करेंगे। हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हेड है डॉक्टर गीता नेगी, सिद्ध है, ये भी आपको कुछ बताएंगे उसके बारे में। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल ने मसूरी नगर पालिका परिषद में टेंडरों को लेकर की गई अनियमितता के खिलाफ डीएम देहरादून को शिकायत दी, जिसके बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की जांच कमेटी ने जांच शुरू की। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों की स्थलीय जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि जांच के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा टेंडरों को लेकर की गई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच की जा रही है और जल्द ही सभी कार्यों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्य पहले ही हो चुके हैं, ऐसे में काम पूरा होने के बाद टेंडर लगाए जाना संभव नहीं है। साथ ही कहा कि पालिका प्रशासन के खिलाफ पूर्व में भी कई अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर जांच की गई है। कुछ ऐसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे, उसी क्रम में आज की कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जांच किया जा रहा है। इसमें पूरी हर काम का जांच किया जाएगा और उसी के संबंध में जो जांच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार रिपोर्ट बना के जो भी कार्रवाई होनी होगी उसके क्रम में रिपोर्ट नीचे बैठ जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे ग्राम सभा सनहड़ बीड़ा में सल्ट विधायक महेश जीना ने 13 लाख की लागत से पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सहायता विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि देघाट जोरासी मोटर मार्ग को डामरीकरण के लिए प्रयासरत है और अन्य मोटर मार्गों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। पंचायत भवन बनने पर सभी ग्राम वासियों को शुभकामनाएं दी और आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और साथ ही राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप को इनवाइट किया था, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये खुशी का मौका है और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।